फिल्म शुरू होती है एबनी नाम की एक औरत से जो अपनी मॉम और 3 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई है क्योंकि किसी बात की वजह से उसका अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया था और वो अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही थी। एबनी की मॉम को कैंसर था मगर उनका मानना था कि आज मैं गॉड की वजह से ही जिंदा हूँ। वो काफी रिलीजियस मजहबी थी, इसीलिए रोजाना चर्च जाया करती थी। गॉड पर उनका बहुत यकीन था और वो वहाँ दुआएं मांगा करती थी। करें बात एबनी की, वो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं थी और ना ही उसके दोनों बेटे, इसलिए वो भी चर्च नहीं जाते थे। सिर्फ उसकी बेटी ही थी जो अपनी नानी के साथ चर्च जाया करती। जब से उसका झगड़ा अपने हस्बैंड से हुआ था, एबनी काफी डिस्टर्ब रहने लगी थी, जिस वजह से वो बहुत शराब पीती और बच्चों के साथ भी काफी सख्ती से पेश आती। पैसों के मामले में भी वो काफी कंजूसी करती थी, जिस वजह से बच्चे उसे पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी उसकी नहीं बनती थी। अब एक दिन जब वो लोग खाना खा रहे थे तो एबनी का छोटा बेटा एंड्रे दूध मांगता है, पर एबनी ये कहकर मना कर देती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें दूध से एलर्जी है, ज्यादा दूध नहीं देना, इसलिए और तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पर एंड्रे कहते हैं, मॉम ऐसा किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, आप बस कंजूसी कर रहे हैं। ये सुन एबनी को गुस्सा आ गया, वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है जिससे एंड्रे के मुंह से खून निकलने लगा। एबनी उसका मुंह साफ करती है और कहती है, ओह आई एम सॉरी बेटा, ज्यादा ही जोर से लग गई है। रात को एबनी की बेटी अपने डैड से शिकायत करती है, कहती है कि नए घर में आने के बाद भी मॉम वही सब हरकतें कर रही हैं। वो फिर से शराब पीने लगी हैं और हमारे साथ काफी बुरी तरह पेश आती हैं, यहाँ तक कि मारती भी हैं। वो ये बातें कर ही रही थी कि अचानक उसे स्मेल आने लगती है। उधर एबनी भी जब अपना काम कर रही थी तो उसे एक मक्खी परेशान करने लगती है। एबनी देखती है कि रूम में और भी कई सारी मक्खियां आ गई हैं जो बेसमेंट की तरफ से आ रही थी। एबनी जब बेसमेंट का दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। अब मक्खियों को कपड़े से बेसमेंट की तरफ करके एबनी दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती। रात के 3 बजे एंड्रे की अचानक आंख खुल गई। उसे भूख लगी थी, इसलिए वो फ्रिज से दूध निकाल कर पीने लगता है, पर अचानक खिड़की पर जोर से आवाज होती है जिससे वो घबरा गया। एंड्रे जब बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ मरा हुआ कौवा पड़ा था जो ही खिड़की से टकराया था। अब अगले दिन जब ये तीनों बहन भाई स्कूल से वापिस आ रही थी तो कुछ लड़के एंड्रे के बड़े भाई को बुले करने लगे, यानी उसे परेशान करने लगते हैं। एक लड़का तो उसे पत्थर भी फेंक के मारता है जिससे उसके सर पर चोट आ गई, लेकिन वो अभी भी उन्हें कुछ नहीं कहते और चुपचाप वहाँ से चले जाते। घर में एबनी को अपने बड़े बेटे की अलमारी से शराब की बोतल मिलती है। तब उसके आते ही वो अपने बेटे से पूछती है कि मेरी शराब की बोतल तुम्हारी अलमारी में क्या कर रही है, तुम कब से पीने लग गई हो? हाँ? तब उसका बेटा बड़ी मासूमियत से कहता है, मॉम मैं नहीं पीता, बल्कि आपसे छुपा के रखी है ताकि आप ना पी पाएं। अब एबनी अपनी बेटी से पूछती है कि इसके सर पर चोट कैसे लगी। जब उसने बताया कि गली के लड़के ने मारा है तो एबनी को काफी गुस्सा आ गया। वो फौरन गली में जाकर बुरी तरह उस लड़के को पीट देती है और कहती है कि आइंदा की बात मेरे बच्चों से दूर रहना। फिर जब वो बैठी थी तो मक्खियां फिर से उसे परेशान करने लगती हैं। इस बार भी ये मक्खियां बेसमेंट से ही आ रही थी। तभी वो देखती है कि एंड्रे अकेले में किसी से बातें कर रहा है। एबनी पूछ भी लेती है कि तुम किससे बातें कर रही हो? तब वो कहता है अपनी दोस्त से जिसका नाम ट्रे है। ये सुन एबनी को अजीब तो लगा, लेकिन वो ये सोचती है कि शायद एंड्रे ने अपना कोई ख्याली दोस्त बनाया होगा, इसलिए वो इस बात को टाल देती है। रात में एंड्रे बेसमेंट में चला गया और एबनी को फिर से अजीब आवाज आने लगती है। वो नीचे चेक करने आई तो बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था, जिसे जाते वक्त एंड्रे खुला छोड़कर गया होगा, तो वो दरवाजा बंद करके सोने चली जाती है। अगले दिन जब एबनी की मॉम अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गई तो उन्हें पता चलता है कि उनके इलाज के लिए इंश्योरेंस वालों की तरफ से पैसे नहीं आ रहे, बल्कि एबनी उन्हें बिना बताए उनके इलाज के लिए पैसे भर रही है। ये जानकर अब उसकी मॉम को समझ आती है कि आखिर क्यों एबनी इतनी कंजूसी करती है। रात को एबनी का बेटा देखता है कि आज वो फिर खूब शराब पीकर आई है, जिस वजह से उसे काफी बुरा लगा। एबनी के आते ही उसकी मॉम कहती है, मुझे पता चला है कि मेरे इलाज के पैसे तुम भर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही बेटी, मैं तुम्हें क्या कहूँ, कैसी शुक्रिया अदा करूँ? इस पर एबनी कहती है, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है मॉम, ये मेरा फर्ज है। इतना बोलकर वो सोने के लिए चली जाती है। तभी उसे एक डरावना सपना आया कि कोई आदमी उसके कमरे में घुस आया है। अचानक डर से एबनी की आंख खुल गई। तभी वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है जो अचानक जोर से बंद हो जाता है, जैसे कि अभी अभी कोई रूम से बाहर गया हो। एबनी को लगता है कि जरूर घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए वो बैट लेकर नीचे चेक करने लगी, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। तभी उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है और अब तो पहले से भी ज्यादा गंदी स्मेल वहाँ से आ रही थी। इससे एबनी का दिल खराब हो गया और उसे उल्टी होने लगती है। तभी पीछे से उसका बड़ा बेटा आ गया, कहता है, जब आपने मेरी अलमारी चेक की तो वहाँ से मेरे पैसे क्यों लिए? एबनी कहती है, पहले तो मुझे ये बताओ कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? तो वो बताता है कि वो पैसे मुझे डैड भिजवाते हैं, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ ताकि अलग कहीं और जाकर रह सकूं, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता।
चाहता, वो अपने पैसे वापस मांगता है, जिससे एबनी को गुस्सा आ गया। वो अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारती है। उसके बेटे को भी गुस्सा आया, वो एबनी को धक्का मार देते हैं, जिससे वो नीचे गिर गई। इससे उसका तो जैसे दिमाग ही खराब हो गया। वो उठती है अपने बेटे को मारने के लिए, लेकिन तभी यहाँ एंड्री आने लगता है ताकि अपने भाई की मदद कर सके, मगर वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी अपनी जल्दी से जाकर उसे संभालती है। एबनी का बड़ा बेटा उसे ताना देता है कि वाह मॉम वाह, आप तो अपने बच्चों को लेकर बहुत अच्छा माँ होने का फर्ज निभा रही हैं, आपको तो बेस्ट मॉम होने का अवार्ड मिलना चाहिए। इतना बोलकर गुस्से में वो चला गया। कुछ देर बाद एबनी उसके पैसे वापस रख देती है और कहती है कि बेटा प्लीज तो मुझे छोड़ के मत जाना, मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, प्यार से रहूंगी तुम लोगों के साथ। अब मक्खियों और बदबू से परेशान होकर अगले दिन एबनी प्रेस कंट्रोल वालों को बुलाती है बेसमेंट को चेक करने, पर वहाँ से मरी हुई बिल्ली मिलती है, लेकिन बिल्ली हटाने के बदले वर्कर बहुत सारे पैसे मांगता है। एबनी के पास इतने पैसे नहीं थी तो वो मना कर देती है, मगर फिर उसका बड़ा बेटा आकर वर्कर को पैसे देता है। अगले दिन यहाँ एक सोशल वर्कर भी आती है जो ये देखने आई थी कि एबनी अपने बच्चों के साथ कैसे रह रही है, ठीक से रह भी रही है या नहीं। असल में एबनी की बेटी ने क्योंकि अपने डैड को शिकायत कर दी थी तो उसके डैड ने केस करवा दिया था कि एबनी बच्चों की कस्टडी के लायक नहीं है, बच्चे उसके साथ नहीं रहने चाहिए। वो शराब पीती है और बच्चों को मारती पीटती है। सोशल वर्कर देखती है कि उसके बेटे की बाजू पर निशान बना हुआ है, एंड्री को भी चोट लगी हुई है, जिस बारे में वो उनसे पूछती है, लेकिन बच्चे उसे कुछ नहीं बताते और बात को टाल देते हैं। लेकिन सोशल वर्कर समझ गई थी कि बच्चे कुछ छुपा रहे हैं, जरूर एबनी ने इन्हें मारा पीटा था, इसलिए वो एबनी को वार्न करके वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो देखते हैं कि एक और औरत इन पर नजर रख रही है, लेकिन ये सोचकर वो टाल देते हैं कि जरूर ये भी सोशल वर्कर के साथ ही आई होगी। अगले दिन एबनी के बेटे की बर्थडे थी। एबनी उसकी बर्थडे पार्टी करती है और उसे वही महंगा फोन तोहफे में देती है जो इतने टाइम से उसकी बेटी मांग रही थी। उसकी बेटी खुश हो गई और अपनी माँ के गले से लग जाती है। पार्टी के दौरान एबनी को धम धम की आवाज आती है जो बेसमेंट से आ रही थी। उसने जब चेक किया तो वहाँ एंड्रे खड़ा था जो दरवाजे पर अपना सर मार रहा था, साथ ही उसका बर्ताव भी काफी अजीब था। एबनी उसे यहाँ पाकर काफी हैरान रह जाती है और कहती है मैं तो तुम्हें ऊपर सुलाकर आई थी ना, तो तुम फिर यहाँ क्या कर रही हो। तब एंड्रे जवाब देता है कि मैं अपने दोस्त ट्रे से मिलने आया था जो बेसमेंट में बने एक हॉल में रहता है। एबनी को ये चीज काफी अजीब लगी। एंड्रे को जब उसने चेक किया तो उसे तेज बुखार था, इसलिए एबनी उसे वापस ऊपर उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है। पार्टी खत्म होने के बाद एबनी देखती है कि एंड्रे फिर से नीचे खड़ा हुआ है और ये तीसरी बार था जब वो अपने बेड से उठकर आ गया था। और क्योंकि एबनी को भी काफी नींद आ रही थी इसलिए वो एंड्रे को फिर से ऊपर भेजकर सोने के लिए चली जाती है। लेकिन आधी रात को फिर से पूरे घर में धम धम की आवाजें आने लगती हैं। इस बार ये आवाजें सभी को सुनाई दे रही थी। एबनी चिल्लाकर बच्चों को कहती है कि शोर मत करो, चुप करके सो जाओ, लेकिन जब फिर भी आवाजें नहीं रुकती तो एबनी को गुस्सा आ गया। वो बच्चों के पास जाती है चेक करने और हम बच्चों की चीखों की आवाजें सुन पाते। ये आवाजें सुनकर एबनी की मॉम भी वहाँ आ गई जो देखती है कि बच्चे डरे सहमे दीवार के साथ बैठे हुए हैं और उनके सामने अजीब हालत में एबनी बैठी हुई थी। सारे सूरत हाल देखकर एबनी की मॉम को काफी अजीब लगा। वो बच्चों से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तब बच्चे कहते हैं कि मॉम हमें दीवार के साथ पटाखे मार रही थी। इस पर एबनी रोते हुए कहती है कि नहीं मॉम, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। अब कल तो हबी हो जाती है क्योंकि तीनों बच्चे स्कूल जाकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। एंड्री तो क्लास के दौरान टॉयलेट ही कर देता है। ना सिर्फ ये बल्कि वो उसे खाने भी लगा और जब टीचर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वही चीज वो टीचर की तरफ भी फेंक के मारता है। उसकी बहन भी अपने टीचर को जाकर कहती है कि मेरे जिस्म से खून आ रहा है, यानी उसे फीमेल्स वाला मसला हो गया था। एबनी का बड़ा बेटा जब क्लास में था तो एक लेक्चर के दौरान वो जोर जोर से हंसने लगता है। टीचर भी उसे रोकने आई लेकिन उसकी हंसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसी हालत में वो जमीन पर बैठकर और ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद तीनों बच्चों का चेकअप करवाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दिमागी टेस्ट के दौरान जब एंड्रे को एक कौवे की तस्वीर दिखाई जाती है तो वो उसे ट्रे कहकर बुलाता है। तीनों बच्चों के टेस्ट करने के बाद डॉक्टर एबनी को बताती है कि रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं और बच्चे बिल्कुल ठीक। ये सुन एबनी डॉक्टर से बहस करने लगी। कहती है कि मेरे बेटे ने टॉयलेट करके वो सब किया, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, जरूर आपसे कोई गलती हुई है, आप दोबारा टेस्ट करिए। इस पर डॉक्टर को गुस्सा आ गया। वो उल्टा एबनी से ही सवाल करने लगी कि बच्चों के जिस्म पर चोटों के निशान हैं, आप पहले ये बताएं कि वो कैसे हुए। इस पर एबनी कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती। बाहर आकर एबनी की मॉम उसे कहती है कि तुम खामखा डॉक्टर से बहस कर रही थी, वो ठीक कह रही है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और बच्चे ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से बच्चों के साथ कुछ और ही हुआ है, कोई पैरानॉर्मल चीज। मतलब कि मुझे लगता है कि घर में कोई बुरी आत्मा है और वो ही ये सब कर रही है। घर आने के बाद एबनी की मॉम दीवार पर एक क्रॉस लगा देती है
तब एबनी कहती है, मॉम ये सब फजूल की चीजें हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता। फिर जब एबनी एंड्री को नहलाने जाती है तो उसने देखा कि मेरी बड़े बेटे ने एंड्री को जोर से पकड़ा हुआ है और वो उसे बाथ टब में डुबोकर मारने की कोशिश कर रहा है। एबनी फौरन भाग आई, एंड्री को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन उसने बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। अब एबनी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने बड़े बेटे को दूर खींच लेती है और इस तरह एंड्री की जान बच जाती है। तभी यहाँ एबनी की मॉम भी आ गई और एबनी का बड़ा बेटा अपनी नानी के गले से लगकर रोने लगा। कहता है, पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कोई और करवा रहा था। अब बच्चों के साथ इस तरह की अजीब चीजों की वजह से कुछ दिन तक एबनी उन्हें स्कूल नहीं भेजी। इस बारे में सोशल वर्कर को भी पता चल गया, इसलिए अगले दिन वो बच्चों को देखने आती है, लेकिन एबनी उसे बच्चों से मिलने नहीं देती और उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरे बच्चों के साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। तभी एबनी की मॉम बहुत गुस्से में बैट लेकर यहाँ आ जाती है और वो सोशल वर्कर को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देती है। बाहर वही अजीब औरत फिर से आई हुई जो उनकी तस्वीरें ले रही होती है। तब एबनी की मॉम उसे भी गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद एबनी की मॉम अपने चर्च वालों के पास मदद मांगने के लिए जाती है। उन्होंने बताया कि हमारे घर में कोई बुरी आत्मा है, तो आप हमारी मदद कीजिए। पर चर्च वालों ने मना कर दिया कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते इस मामले में, आप किसी और से जाकर मदद मांगे। उधर एबनी से मिलने वही अनजान औरत आती है जिसे सोशल वर्कर की ही साथी समझ रहे, लेकिन वो कोई और ही थी। वो एबनी को बताती है कि मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, तुम्हारे साथ अजीब चीजें हो रही हैं क्योंकि तुम्हारा घर भूतिया है, तुम मुसीबत में हो और मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए गॉड ने भेजा है क्योंकि मैं एक प्रीस्ट हूँ। फिर वो एबनी को इस घर की तारीख के बारे में बताती है और उसे एक फैमिली की तस्वीर दिखाकर कहती है कि 20 साल पहले इस घर में एक फैमिली रहा करती थी और उनके छोटे बेटे के साथ भी वही सब हुआ था जो अब आपके बेटे एंड्रे के साथ हो रहा है। उन्होंने हर तरह से अपने बेटे का इलाज करवाया था, लेकिन उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। तब जाकर उन लोगों ने मुझसे बात की मदद मांगी। ये सुनकर एबनी कहती है, फिर आपने उस बच्चे का एग्जॉर्सिज्म किया होगा, यानी उस आत्मा को बच्चे के अंदर बुलाकर उसे भगाना। तब प्रीस्ट कहती है कि नहीं, मैं कोई एग्जॉर्सिस्ट नहीं हूँ जो एग्जॉर्सिज्म करती, बल्कि मैं तो एक प्रीस्ट हूँ और मैंने तब उस पर डिलीवरेंस किया था जो एग्जॉर्सिज्म से अलग होता है। इसमें उस बुरी आत्मा को भगाने के लिए हमें किसी के अंदर बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि सिर्फ किसी होली चीज जैसे कि होली वाटर, इसी तरह की कोई और पाक साफ चीज से उस बुरी आत्मा को छूकर भगाया जाता है। यानी जिस पर हमें शक हो कि इसके अंदर आत्मा है, जैसे कि इस टाइम तुम्हारे बेटे एंड्रे के अंदर लग रहा है। आगे प्रीस्ट बताती है, मगर उस टाइम मैं डिलीवरेंस करने में कामयाब नहीं रही थी, वो फेल हो गया था, जिस वजह से मैं उनके बच्चे को नहीं बचा पाई, वो मर गया। लेकिन बच्चे की मौत के बाद भी सब वैसा ही रहा। कुछ टाइम बाद उस बच्चे की मॉम को पता नहीं क्या हुआ, आधी रात को उसने अपने सोए हुए हस्बैंड को मार डाला, कुल्हाड़ी से उसका सर काट कर। फिर उसने अपनी बेटी को भी मार दिया और आखिर में अपनी भी जान ली। अब एबनी उस फैमिली के बच्चे का नाम पूछती है जिसकी सबसे पहले मौत हुई थी। तो प्रीस्ट बताती है कि उसका नाम ट्रे था। ये सुन एबनी चौंक जाती है। वो प्रीस्ट को बताती है कि एंड्रे ने अपना एक ख्याली दोस्त बनाया हुआ है जिसका नाम भी उसने मुझे ट्रे ही बताया था। प्रीस्ट कहती है वो कोई दोस्त नहीं है, दुश्मन है, क्योंकि वो एक शैतान है जो बच्चों के सामने बच्चों के ही रूप में आता है ताकि वो उन्हें धोखा दे सके, और वो ऐसे करते करते तुम्हारे बेटे को ले जाएगा। अब ये सुनकर एबनी को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो गॉड पर तो यकीन रखती नहीं, शैतान पर क्या रखती। इसलिए वो प्रीस्ट को कहती है ये क्या बकवास लगा रखी है और उसे और भी खरी खोटी सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। पर जाते जाते प्रीस्ट जबरदस्ती उसे अपना एड्रेस देते हुए कहती है कि रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत लाजमी पड़ेगी, तुम आओगी मेरे पास देखना। उधर घर में एबनी की मॉम को एक शैतानी आवाज सुनाई देती है जो उनका नाम पुकार रही थी। वो काफी घबरा गई और जल्दी से होली किताब लेने जाती है, मगर वापस आने पर घर के सारे डीमंस उन पर हमला करके उन्हें जान से मार डालती हैं। एबनी जब घर आई तो देखती है कि दीवार पर लगा हुआ क्रॉस जल रहा था, जिससे पूरा धुआं घर में फैल रहा था। और जब वो आग बुझाने जाती है तो अपनी मॉम की लाश को पड़ा हुआ देखती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गई, रोने लगती है। तभी सीढ़ियों से एंड्रे उतर कर आया और ऊपर से दोनों बच्चों के चिल्लाने की आवाज आई, इसलिए फौरन एबनी बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में एंड्रे का बर्ताव काफी बदल गया। वो एबनी को कहता है कि तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम खुद ही हो, और एकदम से उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ जाती हैं। ये देख एबनी काफी डर गई और गाड़ी पर से उसका ध्यान हट गया। सामने से आ रहे ट्रक को वो देख नहीं पाती, पर इससे पहले ट्रक उससे टकराता है। ठीक टाइम पर वो गाड़ी को संभाल लेती। फिर एक जगह गाड़ी रोककर वो पास की होटल में जाती है मदद मांगने। वो उनसे रो रो कर कहती है कि कोई मेरे बच्चों को मारना चाहता है। जब वो लोग देखने गए तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और बच्चे भी बिल्कुल ठीक बैठे हुए थे। ये देखकर उन लोगों को एबनी पर काफी गुस्सा आया और वो उसे ही पागल कहने लगते हैं। इसके बाद एबनी के दिमाग का टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर उससे पूछती है, क्या तुम अभी भी शराब पीती हो?
लेकिन वो झूठ बोल देती है कि नहीं, मगर डॉक्टर ने उसका झूठ पकड़ लिया था क्योंकि उसका ड्रिंक वाला टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। इसलिए बच्चों की कस्टडी एबनी से छीनकर एक चर्च को दे दी जाती है। बच्चों को उसके सामने ही ले जाया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती, बस देखती ही रही। इन सब की वजह से उसकी आंखों में आंसू थे और अब थक हार कर वो प्रीस्ट के पास जाती है उसे मदद मांगने के लिए। हॉस्पिटल में सोशल वर्कर एंड्रे को देखने आती है जिसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। नर्स उसे बताती है कि एंड्रे काफी अजीब बर्ताव कर रहा है, पता नहीं कैसी आवाजें निकाल रहा था। कुछ देर पहले तो वो किसी और ही जुबान में बात कर रहा था। उधर प्रीस्ट एबनी को बताती है कि तुम्हारे घर में बहुत सारे डीमंस हैं और उन्हीं में से किसी एक ने तुम्हारे बेटे एंड्रे को पोजेस्ट कर लिया है, यानी कि अपने कंट्रोल में, और उसी के जरिए वो तुम्हारे बाकी दोनों बच्चों को भी कंट्रोल कर पा रहा है। वो तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन अब मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगी और तुम्हें गॉड पर यकीन करना सिखाऊंगी। प्रीस्ट उसे यहाँ हिम्मत देती है और प्रे करना, दुआएं मांगना सिखाती है। हॉस्पिटल में सोशल वर्कर एंड्रे से बात करने जाती है तो वो शैतानी आवाज में कहता है कि मैं एंड्रे नहीं हूँ। वो पूछती है तो फिर तुम कौन हो? तब एंड्रे के अंदर का डीमन कहता है पहले मेरी बेल्ट खोलो, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। इस पर सोशल वर्कर कहती है मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तब वो डीमन अपना फुल जोर लगाकर खुद ही अपनी बेल्ट को तोड़ देता है। वो बेड पर से सीधा जमीन पर कूदता है, फिर उल्टे हाथ पांव दीवार पर चढ़ने लगता है। ये देख वो काफी डर जाती है और जल्दी से आकर डॉक्टर को इस सब के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर उसकी बातों का यकीन ही नहीं करता। अब एबनी नर्स के हुलिये में हॉस्पिटल आई और चालाकी से एंड्रे को हॉस्पिटल से बाहर निकाल आती है, जहाँ बाहर गाड़ी में प्रीस्ट उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि वो डिलीवरेंस करने वाले थे। और ये दोनों फिर एंड्रे को लेकर उसी भूतिया घर में आ जाते हैं। प्रीस्ट एबनी को बताती है कि डिलीवरेंस के दौरान डीमन हमें फंसाने के लिए हमारे साथ चाल चलने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर का भी रूप ले सकता है, तो परेशान मत होना और जरा संभल कर रहना। इसके बाद प्रीस्ट डिलीवरेंस करते हुए एंड्रे के ऊपर होली वाटर डालती है, जिससे डीमन तड़पने लगता है और अचानक वो एबनी की मॉम का रूप ले लेता है। वो उन्हें गालियां देता है और दोनों का मजाक बनाने लगा, लेकिन प्रीस्ट उसकी बातों पर ध्यान ना देकर डिलीवरेंस जारी रखती है। लेकिन अचानक डीमन खुद को आजाद कर लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उधर चर्च में उन दोनों बच्चों के साथ भी अजीब होने लगा। एबनी की बेटी की आंखों और मुंह से खून आने लगता है, साथ ही उसके भाई के हाथ भी डीमन जैसे हो गए थे। उसके बड़े बड़े नाखून आ गए थे जिनसे वो अपने ही सीने को खुरच कर जख्मी करने लगता है। प्रीस्ट एबनी को ऊपर भेज देती है और अकेले ही डीमन का सामना करने लगती है, लेकिन जो डीमन था वो फिर से एंड्रे का रूप ले लेता है और वहाँ से गायब हो चुका था। अब इससे पहले प्रीस्ट कुछ समझ पाती, डीमन उसका गला पकड़ लेता है और दीवार पर पटक के मारने लगता है। वो उसका बहुत बुरा हाल करता है, कभी वो उसे बालों से घसीट कर मारता है तो कभी हवा में उड़ाकर और फिर नीचे गिराता रहता है। कुछ टाइम बाद एबनी नीचे चेक करने आई। वो देखती है कि प्रीस्ट जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई है और उसके पास ही एंड्रे बैठकर हंस रहा होता है। फिर अचानक वो गायब हो गया। एबनी प्रीस्ट के पास आई जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो आखिरी सांसें गिन रही थी। वो एबनी को कहती है कि मैं फेल हो गई और उसे होली वाटर देते हुए कहती है कि अब ये काम तुम्हें ही करना होगा। इतना बोलकर वो अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद अपनी एंड्रे को ढूंढने लगी। उसे तलाश करते हुए वो बेसमेंट में आ जाती है, लेकिन एंड्रे उसे कहीं नहीं मिलता। फिर अचानक वो उसके सामने आ गया। बिना टाइम गवाए एबनी उस पर होली वाटर डाल देती है, जिससे डीमन को तकलीफ होने लगी और वो गुस्से में आकर एबनी पर हमला कर देता है। वो उसे बालों से घसीटता है, फिर एबनी का ही रूप लेकर उसका गला घोंट कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन अभी डीमन उसकी जान नहीं लेता क्योंकि वो उसे तड़पाने, तकलीफ देने के लिए टॉर्चर करता है। ऐसा करके वो उसे कमजोर कर रहा था और जब एबनी पूरी तरह से टूट जाती है तब वो एबनी को मारने के लिए आता है। वो पैर रख के उसका गला घोट कर जान लेने की कोशिश करता है और एबनी मौत के काफी करीब आ गई, जहाँ तभी उसे ख्याल में अपनी मॉम दिखाई दी जो उसकी गॉड से बात करवाती है। ऐसा होते ही एबनी के अंदर अच्छी सोच और हिम्मत आती है और उसके अंदर की सारी बुराई निकल जाती है, जिससे वो काफी ताकतवर बन गई थी क्योंकि अब उसका भी गॉड पर भरोसा बन गया था। एक बार फिर वो डीमन पर डिलीवरेंस करती है, जिससे डीमन जलने लगता है और पूरी तरह जलकर खाक में बदल जाता है। ऐसा होते ही चर्च में एबनी की बेटी जो हवा में उड़ रही थी वो वापस बेड पर आ जाती है और एकदम नॉर्मल हो गई। एबनी का बेटा जो खुद को खा रहा था वो भी रुक जाता है और डीमन बेसमेंट में बने उसी होल से वापस चला जाता है जहाँ से वो आया था, यानी कि हेल जहन्नुम में, और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद हम सीधा 6 महीने के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ एबनी को अपने बच्चों की कस्टडी वापस मिल गई थी। वो और उसके बच्चे बहुत खुश। एबनी ना सिर्फ ये घर बल्कि ये शहर भी छोड़ के चली जाती है। उसकी अपने हस्बैंड से भी सुलह हो गई थी और वो बच्चों के साथ अपने हस्बैंड के पास ही जा रही होती है, जहाँ ये एक खुशहाल फैमिली की तरह रहने का फैसला करते हैं। एबनी भी बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसने शराब पीना भी छोड़ दी थी और ये फैमिली हमेशा एक होकर रहने का फैसला करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।